हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड 2023 बजाज पल्सर NS 125 FI मॉडल विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग 2023 बजाज पल्सर 125 FI मॉडल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि E20 OBD2 अपडेट दोनों को मिला हुआ है, दोनों ही 125 सीसी की बाइक है, तो खरीदना मेरे लिए कौन सा सही हो सकता है। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा और बताऊंगा दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या डिफरेंसेस है, प्राइस में क्या चेंज है, फीचर माइलेज स्पेसिफिकेशन सब कुछ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और वीडियो के अंत तक आप लोगों को यह भी क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा ज्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या कालना में रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर कलर के बारे में बता दूं। एनएस के पास अभी भी वही पुरानी 4 कलर स्कीम है जो कि है ब्लू, ऑरेंज, रेड एंड ग्रे। ये वाली आप ब्लू कलर देख पा रहे हैं। और अगर मैं पल्सर 125 में आता हूं, देखिए यहां पर 2 मॉडल मिलती है। ये कार्बन एडिशन देख पा रहे हैं, नियॉन एडिशन भी मिलती है। नियॉन एडिशन के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ आज मैं आप लोग को यहां पर कार्बन एडिशन के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर टोटल 3 कलर्स की मिलती है, ब्लैक के साथ ब्लू, ब्लैक रेड एंड देन ब्लैक सिल्वर। ब्लू की जगह सिल्वर और रेड भी आपको देखने में मिलती है। तो एनएस के पास 4, यहां पर 3 कलर स्कीम आपको देखने में मिल रही है। यह भी बता दूं थ्रू आउट द वीडियो आप लोगों को कलर की जो 360 व्यू है दोनों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं, देन समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा आप लोगों के लिए सुइटेबल हो सकता है। यहां पर एनएस की अगर बात करी जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को पे करना होगा 1,29,665 रुपीज। और वहीं अगर आप यहां पर पल्सर 125 में आ रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को करीबन 1,15,000 तक यहां पर पे करना हो सकता है। तो पल्सर 125 FI मॉडल में आप करीबन 15,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो एनएस में जो ज्यादा आप पे कर रहे हैं 15,000 कितना ज्यादा वर्दी है वो मैं आप लोगों को यहां पर भी बता देना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दोनों की फ्रंट व्यू के बारे में बताऊं तो दोनों के पास ही हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप है। लेकिन यहां पर एनएस में जब आप आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन आज भी ये जो लुक है काफी ज्यादा यूथफुल है, काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। और आप ये भी कह सकते हैं यहां पर आप लोगों को ये जो नेकेड वुल्फ वाली लुक मिलती है इसको तो लाखों दीवाने हैं। वहीं अगर आप पल्सर पर आते हैं तो लेजेंडरी पल्सर का जो ओल्ड लुक है वो देखने को मिलता है। सामने में ब्लंट एलिमेंट विद दिस वाइजर, पीछे में शार्प एलिमेंट, लाखों दीवाने इसके भी हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोनों में ही अगर आप यहां पर इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं तो आप ये जो हेडलैम्प है उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर हैलोजन हेडलैम्प है और 2 पायलट लैंप भी आपको देखने में मिल रही है। यहां पर कोई वाइजर वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर है जो कि फ्लेक्सिबल है। और सेम चीज आप लोग को यहां पर पल्सर 125 में भी देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं इसकी इग्निशन को अभी ऑन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे आप इग्निशन को ऑन करेंगे यहां पर भी जो हैलोजन हेडलैम्प है वो जलती हुई दिखेगी, पायलट हेडलैम्प भी जलेगी। अब एक चीज देखिए, फ्लेक्सिबल आप लोग को टर्न इंडिकेटर्स यहां पर भी मिल रही है, लेकिन इन दोनों की जो मतलब डिजाइन है उसमें डिफरेंस है। तो ये फ्रंट व्यू मैंने आप लोग को बताया है। अब अगर मैं आप लोगों को टायर, सस्पेंशन और अगर मैं आप लोग को ब्रेकिंग बताऊं तो दोनों में आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी, लेकिन चेंजेस उसमें भी थोड़ी बहुत है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप टायर देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहां पर 80/100 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिलेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। अब चेंज क्या है, दोनों की ये जो एलॉय व्हील 17 इंचेस की मिल रही है एनएस और ये पल्सर 125, इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस जो है वो देखने में मिलेगी। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि दोनों में से कौन सा आप लोगों को ज्यादा सही लग रहा है। अब मैं अगर आप लोगों को यहां पर सेफ्टी के बारे में बताऊं तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में मिल रही है। अब ये है क्या, एक बार आप यहां पर नजर डालिएगा। मैं ये जो ब्रेक है रियर उसको अप्लाई कर रहा हूं तो आप देखिए जो फ्रंट ब्रेक है ना वो भी आप देख सकते हैं यहां पर जो वो अप्लाई हो रही है ताकि ब्रेकिंग को और ज्यादा तगड़ी बनाया जा सके। ये जो टेक्नोलॉजी आप लोगों को यहां पर पल्सर 125 में भी देखने को मिल रही है। अब यहां पर अगर आप ब्रेकिंग देखते हैं तो डिस्क जो है वो आप लोग को दोनों में ही 240 mm की मिल रही है, लेकिन अगर आप एनएस में देखते हैं तो 240 mm ये पेट्रोल डिस्क मिल रही है। लेकिन यहां पर आप नई डिजाइन के साथ आप देख सकते हैं ये जो नॉर्मल डिस्क है वो आपको देखने में मिल रही है। अब यहां पर ये जो पेट्रोल डिस्क है ये हेल्प क्या करती है, ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो एक आप कह सकते हैं कि एडवांटेज अभी एनएस के पास है। अगर आप यहां पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों के पास ये 31 mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो तो मिल रही है, और दोनों के पास आप देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टर्स वगैरह है वो भी मिल जाती है। तो काफी ज्यादा सिमिलर है अगर आप ये फ्रंट सेक्शन देख रहे हैं तो। हाँ, डिफरेंस है। अब 2 चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा फ्रेंड्स की अभी दोनों में ही बाइकों में ही आप लोगों को OBD2 अपडेट देखने को मिलती है, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स 2। साथ ही दोनों ही आप देख सकते हैं जो बाइक है ना आप लोगों को E20 कंपैटिबल देखने को मिल जाती है, मतलब फ्लेक्स फ्यूल 80% पेट्रोल 20% इथेनॉल के साथ भी अगर फ्यूचर में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वो फ्यूल भी ला देती है मार्केट में, उसके साथ भी ये जो बाइक है वो बिल्कुल चलने के लिए रेडी है। तो दोनों ही फ्यूचर आप कह सकते हैं कि रेडी बाइक है। हाँ, ये भी है कि अभी जो नॉर्मल फ्यूल मिल रही है मार्केट में, उसके साथ भी ये दोनों बाइक बिल्कुल रन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब इंजन में ना कंपनी ने बहुत ज्यादा कुछ चेंज कर दिया है, लेकिन अपडेशन के बाद पावर फिगर्स क्या है वो कंपनी ने अभी तक नहीं बताया, ठीक है। तो जैसे वो मुझे पता चलता है मैं नीचे आप लोगों को पिन कमेंट में वो डाल दूंगा, लेकिन अभी जो मुझे पता चल चुका है उसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहूंगा। अगर मैं आप लोगों को एनएस के बारे में बताऊं तो ये आप लोगों को 124.45 सीसी एसओएचसी 4 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। अब एक चीज और है, कंपनी ने दोनों ही बाइकों में से डीटीएसआई हटा दिया। आप देख सकते हैं पहले डीटीएसआई की जो ब्रांडिंग है वो आप लोगों को मिला करती थी, लेकिन अभी वो आप लोगों को यहां पर देखने में नहीं मिल रही है। और एक चीज दोनों बाइकों में और भी सिमिलर है, दोनों ही बाइकों के पास आप देख सकते हैं ये जो किक स्टार्ट है वो अवेलेबल है। अब अगर आप पावर फिगर्स देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि न्यू वाली मुझे पता नहीं चली है क्योंकि अभी तक वो अपडेशन नहीं आई है कंपनी की ओर से, लेकिन अगर आप पावर फिगर्स पहले देखते हैं तो आप लोगों को एनएस में 12 पीएस की पावर मिला करती थी 8500 आरपीएम पे, और टॉर्क आप लोगों को 11 न्यूटन मीटर की मिला करती थी 7000 आरपीएम पे। साथ ही यहां पर आप लोगों को ये तगड़ी सी ये जो इंजन कॉइल है वो फाइबर की आपको देखने में मिल रही है। लेकिन जब आप पल्सर पर आ रहे हैं, इंजन कैपेसिटी दोनों की सेम है। पल्सर में भी आप लोगों को यहां पर 124.4 सीसी एसओएचसी ही इंजन मिल रही है, लेकिन यहां पर 2 वाल्व मिल रही है, आपको एनएस में 4 वाल्व मिल रही थी, और फ्यूल इंजेक्टेड अभी ये भी बन चुकी है। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई चीज नहीं है। पावर फिगर्स में अगर आप देख रहे हैं, चाहे वो टॉर्क हो चाहे वो पावर, आप लोगों को 0.2 जो है वो कम देखने को मिलती है। 11.8 पीएस की पावर यहां पर आपको मिल रही है सेम 8000 आरपीएम 8500 आरपीएम पे, लेकिन टॉर्क यहां पर आप लोगों को 0.2 न्यूटन मीटर मतलब 10.8 न्यूटन मीटर देखने को मिल रही है, लेकिन ये 6500 आरपीएम पे मिल रही है। वही एनएस आप लोगों को 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क 7000 आरपीएम पर दे रही थी। तो ये थोड़ी सी चेंजेस है। बाकी अगर आप ये इंजन काउल वगैरह देखते हैं तो पल्सर 125 में आप लोगों को थोड़ी और ज्यादा तगड़ी देखने को मिल जाती है। हाँ, एक बात है कि दोनों ही बाइकों के पास आप देख सकते हैं मेन स्टैंड है, दोनों ही बाइकों के पास साइड स्टैंड भी है, और दोनों ही बाइकों के पास साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी जो है वो आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। और रेयर सेक्शन में मूव करते हैं और दोनों के पास ही एग्जॉस्ट है। अब देखिए ये जो एग्जॉस्ट है आप लोगों को ये मतलब आप देख सकते हैं अंडर व्हील एग्जॉस्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब आप पल्सर पर जा रहे हैं तो आप लोगों को जब जो नॉर्मल जो एग्जॉस्ट है वो आप लोग को यहां पर देखने को मिलती है। तो चलिए दोनों की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो बारी बारी से मैं आप लोगों को सुना देता हूं। और दोस्तों दोनों ही जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया। किसकी ज्यादा बेसियर है, किसकी ज्यादा थ्रोटियर है, आप बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को दोनों ही बाइकों की जो टायर है उसके बारे में बता दूं। रियर टायर की बात कर रहा हूं। हाँ, टायर अगर आप देख रहे हैं दोनों ही बाइकों के पास है, लेकिन इसकी जो टायर अगर है वो थोड़ी सी चौड़ी है। और अगर आप टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 100/90 सेक्शन की देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। सेम आप लोगों को पल्सर 125 में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहां पर क्या है अलॉय व्हील की डिजाइन डिफरेंट है, जैसे आप लोगों को फ्रंट पे देखने को मिल रही थी। अब अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं, दोनों के पास ही 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो देखने को मिल रही है। अब चेंज क्या है, सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पल्सर 125 में आ रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को ये डुअल शॉक देखने को मिल रही है। अब एक चीज मैं और बताऊं, सस्पेंशन ना यहाँ पर कंपनी ने हल्की सी चेंज की है। बाकी इस डिजाइन वगैरह अगर आप देख रहे हैं, कंपनी देख रहे हैं तो एंड्योरेंस की ही मिल रही है, बाकी एडजस्टेबल आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने इसको राइड रिव्यू करा था ना, तब मुझे समझ में आया कि ये अभी और ज्यादा कंफर्टेबल बन चुकी है। काफी जगह तो मुझे ये भी महसूस हुआ कि ये शायद प्लैटिना को भी मात दे देगी, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब कहीं कहीं गड्ढों पे जब आप गिर रहे थे ना बाइक के साथ, तो आपको वो फील ही नहीं हो रहा, इतना सारा कंफर्टेबल था। ठीक है, बाकी राइड रिव्यू को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है चैनल पे तो आप चेक करके बिल्कुल देख सकते हैं। एक चीज डिफरेंट है, यहाँ पर आप लोग को ये क्लोज चेन सिस्टम मिल रही है, लेकिन जब आप पल्सर एनएस पे जाते हैं तो आप लोग को ओपन चेन सिस्टम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेनेंस पे खर्चा कम होगा, यहाँ पर एनएस में थोड़ा सा मेंटेनेंस पे खर्चा ज्यादा होगा। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर रियर पोर्शन के बारे में बता ही रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी टेल लैंप देखने को मिल रही है, फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स, टेल टाइडी मिल रही है, और यहाँ पर आप लोग को नंबर प्लेट और नंबर प्लेट के ऊपर ये हल्की सी बल्ब भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर भी मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर पल्सर पर आते हैं तो डिजाइन चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेल टाइडी वगैरह नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को वो जो लेजेंडरी जो पल्सर का टेल लैंप है वो देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर जिसका डिजाइन चेंज है, और साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये जो स्ट्रक्चर है वो मिल रही है, नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर बल्ब भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। लेफ्ट पोर्शन में अगर आप दोनों की देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो लेडीज यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है वो देखने को मिल रही है, साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो फुटरेस्ट है वो भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एनएस में देखते हैं ना तो आप लोगों को सिर्फ ये जो लेडीज मतलब साड़ी गार्ड या फिर आप कह सकते हैं स्लेग गार्ड कह सकते हैं वो मिल रही है, लेकिन फुटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा भी इंस्टॉल करवाना होगा। तो ये एक डिफरेंस है।
और दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बाइकों के बारे में बता दिया है और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल हैंडल बार के बारे में बता दूं। दोनों ही बाइकों के पास ये जो मतलब क्लिप ऑन हैंडल बार है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं फॉर सम रीजन ये जो क्लच एक्शन है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मुझे लग रही है। ये आप कह सकते हैं पास लाइट का स्विच है, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स। इसकी जो हॉर्न है लाउड आप कह सकते हैं। ये राइट साइड पे जब आप आ रहे हैं तो ये इंजन किल स्विच आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर इंजन ऑन करने की स्विच। और अगर आप मीटर कंसोल पे आ रहे हैं तो यहाँ पर चेंजेस है, इसके बारे में आप लोगों को बता दूं। इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सर्विस इंडिकेटर। देन एक बार दोबारा अगर मैं ऑफ करके बताऊँ तो साइड स्टैंड इंडिकेटर वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। साथ ही डिस्टेंस 20 आप देख लीजिए यहाँ पर। देन अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये ओडो जो नॉर्मल स्क्रीन है वो आ रही है। देन ट्रिप 1 देन ट्रिप 2 भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। टाइम देखने को मिल रहा है, स्पीडो देखने को मिल रहा है, टैकोमीटर है, फ्यूल गेज सेंसर है, आरपीएम शिफ्ट लाइट मिल रही है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर। हाँ, एक चीज़ की कमी है वो ऐसी गियर पोस्चर सेंसर जो आप लोगों को यहाँ पर पल्सर में भी देखने को नहीं मिलती है। ये बैटरी इंडिकेटर, इंजन मेल फंक्शन लाइट और ये बजाज की लोगो और मोटर सेट का दो बटन यहाँ पर आपको देखने में मिल रही है। पल्सर में जब आप आ रहे हैं 125 में यहाँ पर भी आपको क्लिप ऑन मिल रही है। बहुत ज़्यादा कोई चेंज है नहीं। हैंडल बार की स्विच गेस के बारे में अगर कहूँ, हाँ डिज़ाइन में थोड़ी बहुत चेंज है दोनों में, बाकी सेटअप वगैरह दोनों में ही सेम है। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है। साइड स्टैंड, फिर सर्विस इंडिकेटर, लो बैटरी, देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी और आप लोग को डिस्टेंस 20 यहाँ पर भी देखने को मिलती है। बजाज की ये सिग्नेचर स्टेप पूरी तरीके से, एक बार अगर मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो आप देखिए पूरी तरीके से स्वाइप लेती है। आरपीएम शिफ्ट लाइट आपको यहाँ पर देखने में मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर ये स्पीडोमीटर दिख रहा है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, देन ओडो, देन ये जो फ्यूल गेज सेंसर है वो भी यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर ये इस बटन का इस्तेमाल करूँ तो आप देख सकते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड देन नॉर्मली जो स्क्रीन है उस पर ये दोबारा लौट कर आ रही है। और दोस्तों अब अगर डायमेंशन के बारे में बात करी जाए तो NS 125 FI में आप लोगों को 805 mm की सीट हाइट मिलती है और करीबन मतलब 5'5" तक की अगर आपकी हाइट है तो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कुशनिंग वगैरह कंफर्टेबल है। पीछे आप लोगों को ग्रैब हैंडल भी पकड़ के बैठने के लिए मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर पल्सर 125 पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 790 mm तक की सीट हाइट देखने को मिलती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर भी है और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की है तो बाइक को मैनेज करने में वैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टैंक की अगर बात करी जाए तो NS के पास 12 लीटर की टैंक है। यहाँ पर ये आप टैंक कवर देख रहे हैं, अंदर जो मेन टैंक है वो मेटल की है लेकिन कवर फाइबर की है। लेकिन अगर आप पल्सर 125 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये मेटल की टैंक देखने को मिलती है और ये 15 लीटर की मिलती है। माइलेज अगर आप NS में देख रहे हैं करीबन 45 to 50 और अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 125 FI मॉडल में पल्सर की तो यहाँ पर आप लोग 50 से 55 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप BS6 फेज 1 ओनर के अगर आप बाइक के ओनर रह चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं पल्सर 125 बिल्कुल यहाँ पर NS 125 बिल्कुल बाजी मार जाती है क्योंकि यहाँ पर 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं पल्सर 125 में तो सिर्फ 165 की ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। और वहीं अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को बहुत सारा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। कार्बन एडिशन की अगर आप स्प्लिट सीट डिस्क वेरिएंट देख रहे हैं तो 142 किलोग्राम की वेट है। लेकिन अगर आप NS 125 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 144 किलोग्राम, तो सिर्फ 2 किलोग्राम तक की वेट यहाँ पर आपको ज्यादा देखने में मिल रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हैंडलिंग में आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफरेंस वेट की वजह से समझ में नहीं आने वाली है। अब दोस्तों दोनों ही बाइकों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। वर्डिट के बारे में बात करते हैं, कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही होगा। अगर आप लोगों के पास अराउंड 1,15,000 तक की बजट है, अगर आप लोगों के पल्सर की जो लेजेंडरी लुक है अगर आपको पसंद आती है, साथ ही क्योंकि अभी यहाँ पर ये E20 की अपडेट आ चुकी है, सस्पेंशन और ज़्यादा कंफर्टेबल बन चुकी है, आप लोग थोड़ी बहुत मतलब गड्ढे वगैरह पे रास्ते पे चलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी राइड नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन चाहिए, कंफर्टेबल आपको यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो चाहिए, और क्योंकि अभी यहाँ पर जो मीटर कंसोल है वो भी अगर अपडेट हो चुकी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए थी किसी बाइक में तो आप लोग बिल्कुल ये पल्सर खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइलेज के साथ साथ कंफर्टेबल राइडर पोजीशन और कंफर्टेबल सस्पेंशन मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर NS 125 FI मॉडल में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर आप गड्ढे वगैरह पर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को वो कंफर्टेबल राइड नहीं देगी। लेकिन आपको राइड कहाँ अच्छी मिलेगी, अगर आप लोगों को कॉर्नरिंग वगैरह पसंद है, क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर फ्रेम है तो आप लोगों को जो हैंडलिंग है वो भी एक अच्छी देखने को मिल जाने वाली है। यहाँ पर सस्पेंशन की जो सेटअप है उसकी वजह से आप लोगों को मतलब ओवरऑल जो हैंडलिंग है वो भी थोड़ी सी और बेहतर देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर NS 125 पर आ रहे हैं ना, गड्ढों पर ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी, लेकिन परफॉर्मेंस आपको अच्छी कहाँ देगी, जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप टॉप स्पीड पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी। या फिर अगर आपको एक स्पोर्टी राइड चाहिए थी, मिड रेंज परफॉर्मेंस, टॉप एंड परफॉर्मेंस, अगर आप पल्सर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर तो बिल्कुल देखने में मिलने ही वाली है। बाकी ये जो लुक है, यही जो सारा चीज़ है वो मैटर करती है, क्योंकि ये जो लुक है स्पोर्टी लुक, ये मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आपको चाहिए थी पेरीमीटर फ्रेम, अच्छा माइलेज, देन एक हैंडलिंग अच्छा चाहिए थी आपको, और आपकी बजट अराउंड 1,30,000 रुपये तक में है, तो मेरे ख्याल से ये जो पल्सर NS 125 है ये भी आप लोग के लिए काफ़ी बेहतरीन
बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट, आप लोग बिल्कुल बताइएगा प्राइस के हिसाब से आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।